एक रात निशा के फोन पर फोन आता है और वो हड़बड़ाहट में उठती है। माँ जी उठो ना, आपको पता है मेरे मायके में भैया और भाभी के बीच में लड़ाई हो गई है। उन दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उनकी लड़ाई की बात सुनकर मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बहू, वो तेरे मायके की बात है, तेरे मायके वाले ही समझ लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तू बेकार में मायके के कलेश को यहाँ लाने की कोशिश मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे एक दिन लेने के देने पड़ जाए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। और हाँ, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। बेकार में तुम्हें घुसने की क्या ज़रूरत है। और तुम्हें फ़ोन करके किसने बताया कि भैया भाभी के बीच लड़ाई हो रही है? मेरी छोटी बहन ने मुझे फोन करके बताया कि भैया और भाभी की बहुत गंदी लड़ाई हो रही है। भैया ने तो भाभी के ऊपर हाथ तक उठा दिया है। माँ जी, इनको बोलो ना जल्दी से गाड़ी निकाले और मुझे मायके ले चले। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तेरे फैमिली मैटर में हम लोग जाकर क्या करेंगे? और हमारा छोड़, तू क्या करेगी जाकर? लड़ाई तेरे भैया भाभी की है तो तू उसमें मत पड़। मायके का ड्रामा मायके में ही छोड़ दे। अब तेरी शादी हो गई है, तू ससुराल पर ध्यान दे। माँ जी, बात को समझने की कोशिश करो ना। एक बार चलते हैं ना और उन लोगों को भी शांत करके आ जाएंगे। निशा की बात सुनकर सास और मनोज दोनों ही अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तो वही निशा बार बार अपने मायके में फोन करती है और अपने घर के कलेश में घुसने की कोशिश करती है और अपनी भाभी कोमल से कहती है, भाभी मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपकी और भैया की लड़ाई हो रही है। अरे लड़ाई करने का ये कोई टाइम है क्या? रात के 2 बज रहे हैं। निशा, तुम्हारी अब शादी हो चुकी है और अगर तुम अपने ससुराल वालों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मेरे फैमिली मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे है तो ये मेरा मायका। हाँ, तो ये तुम्हारा मायका है और मायका अब तुम्हारे लिए पराया हो चुका है। तो मायके का कलेश मायके में ही रहने दो, अपने ससुराल को संभालो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखो भाभी, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। देख रही हूँ जब से मेरी शादी हुई है तब से कुछ ज्यादा ही कलेश करने लग गई हो तुम। चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं। बोलो, करोगी मेरे नाम? चुपचाप अपना ससुराल संभालो। बड़ी आई हमारे घर के मामले में घुसने वाली। अपना घर संभाला नहीं जाता और चल देती है मुंह उठाकर दूसरों के मामले में पैर अड़ाने। कोमल निशा को मुंह तोड़ जवाब दे देती है। भाभी की कड़वी बातें सुनकर निशा का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी उसका पति उससे कहता है, हो गई ना बेइज्जती? तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? अरे अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, समझदार बनने की कोशिश करो। जितना मायके में घुसोगी उतनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ही पागल हूँ जो भैया भाभी के मैटर में घुसने की कोशिश कर रही थी। खैर छोड़ो, अब सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक सुबह निशा अपनी सास और पति को नाश्ता करवा रही होती है। तभी निशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आपको पता है कई दिनों से मेरी माँ और भाभी के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं अपने मायके चली जाऊँ। कम से कम मैं रहूंगी तो माँ को समझा तो पाऊंगी। निशा की बातें सुनकर सास को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। अगर तुझे मायके का कलेश संभालना इतना ही अच्छा लगता है तो हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जा और जिंदगी भर वहीं रहना और अपने मायके के कलेश को संभालते रहना। अरे अब तेरी शादी हो गई है, तेरा ससुराल है, परिवार है खुद का। क्या तेरे उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अभी तक हमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया और एक तू है सिर्फ मायके की बातें करती रहती है। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तो बस अपने परिवार को लेकर थोड़ा चिंतित रहती हूँ, इसलिए मैं आपसे ये सब बोल रही थी। बहू, मैं तेरा क्या करूं? अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने मायके का मोह त्याग दे। शादी होने के बाद लड़की अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल संभालती है और एक तू है कि मायके के कलेश में घुसी रहती है। शादीशुदा लड़कियों को ना अपने मायके पे कम और ससुराल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब भी समझ आया कि नहीं? भूल गई क्या कोमल भाभी ने क्या कहा था? तुमने इतनी बेइज्जती होने के बावजूद तुम बार बार अपने मायके की ही बातें करती रहती हो। मैं क्या करूँ, कैसे अपने आप को संभालूं? जब जब अपने घर की लड़ाई के बारे में सुनती हूँ तब तक मुझे बहुत बुरा लगता रहता है। सोचती हूँ कि कैसे उनका कलेश खत्म करूँ ताकि उनके बीच लड़ाई झगड़ा ना हो। देख बेटा, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपट होती रहती है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। बेचारी निशा चुपचाप कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं
और एक दिन निशा अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद निशा के मायके का कलेश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे एक दिन निशा अपनी भाभी कोमल और निशा की छोटी बहन आरती में बहस हो जाती है। छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, बड़ी बनने की कोशिश मत करो। पढ़ने लिखने की उम्र में सास बनने की कोशिश कर रही हो। हाँ तो तुम भी इस घर की बहू हो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊंगी। मुझे रोकने टोकने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ और भैया का ही है। हाँ तो अपने माँ बाप से ही पैसे मांगो ना और घूमने जाओ। मेरे पति से पैसे मांगने की जरूरत क्या है? अब उनकी शादी हो चुकी है, उनके पास उनके खुद के पर्सनल खर्चे हैं। अगर तुम्हें फालतू में घूमने के लिए पैसे देते रहेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ तो मैंने अपने भाई से पैसे मांगे हैं, ना कि तुमसे। तुम्हारे पति होने से पहले वो मेरे भाई हैं और हम दोनों भाई बहन के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दोनों ननंद भाभी के बीच कलेश बढ़ता ही चला जाता है। ये सब देखकर निशा से नहीं रहा जाता और निशा भी बीच में कूद पड़ती है। कोमल भाभी आप शांत हो जाओ ना। अरे आरती तो बच्ची है, कम से कम आप तो समझदार हो। बच्चों के मुंह लगोगे तो आपकी ही बेइज्जती होगी। आरती को पैसा देना है या नहीं देना है ये भैया का फैसला होगा। आप होती कौन हो बीच में बोलने वाली? और तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली? तुम तो पराई हो चुकी हो, तुम्हारी शादी हो गई है। अपना ससुराल संभालो ना जाकर। 24 घंटे तो तुम्हारा ध्यान मायके में ही लगा रहता है। ससुराल वालों का क्या ही ख्याल रखती होगी तुम? अपना घर तो संभाल नहीं पाती और आ जाती हो मुंह उठाकर मायके का कलेश खत्म करने। भाभी कम से कम सोच समझ कर तो बोला करो। अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और तुमने मेरे लिए ये सब बोल दिया। हाँ तो मायके के कलेश में घुसोगी तो यही होगा ना? क्या चाहती हो कि मैं कुछ ना बोलूं? अरे अगर मायके के कलेश में घुसोगी तो मैं तो बोलूंगी ही ना। अपना ससुराल संभालो जाकर। कोमल के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत अपना सामान उठाकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद निशा अपनी सास को सारी बात बताती है, जिसके बाद निशा की सास उसे समझाते हुए कहती है, देखा निशा, मैं तुझे इसीलिए समझाती थी कि अपने मायके में घुसने की कोशिश मत कर। अब वो तेरा मायका नहीं रहा, कहीं ना कहीं तो उनके लिए पराई हो चुकी है। उनकी फैमिली मैटर में तू घुसेगी तो तेरी बेइज्जती ही होगी। देख, मायके का कलेश मायके में रहने दे तो ही ज्यादा अच्छा होगा तेरे लिए। हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। मैं ही पागल थी जो बार बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए अपने मायके चले आती थी। पर आज मुझे पता चला है एक शादीशुदा लड़की को अपने मायके में ही ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। ये हुई ना बात, अब की तूने समझदारी वाली बात। चल कोई बात नहीं, देर से ही सही, अगर तुझे बात समझ में आ गई तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ जी, मैं तो बस कलेश खत्म करवाना चाहती थी, इसलिए कभी कभी तो अपनी बहन को समझाने की भी कोशिश करती थी। पर यहाँ तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी ही बेइज्जती हो जाती है। पर अब मैं वादा करती हूँ, अब मैं अपने मायके के कलेश में घुसने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगी। निशा को अपनी सास की बात समझ आ जाती है। अब से निशा दोबारा अपने मायके के कलेश में घुसने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। सुमन अपने घर के सारे काम करने के बाद आराम से सो रही होती है। तभी सुमन को दरवाजा खटखटाने की आवाज आ जाती है, जो कि धीरे धीरे और बढ़ ही रही थी। ये कौन कलमुहा है? अब मैं अपने घर में भी चैन से सो नहीं सकती क्या? पता नहीं दिन के समय ही कहाँ से आ गया। जाकर देखती हूँ कि कौन दरवाजा तोड़ने लग रहा है। हरकतों से तो यही लग रहा है कि आज मेरा दरवाजा टूटने ही वाला है। सुमन दरवाजा खोलने जाती है और दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी पड़ोसन विमला खड़ी थी। सुमन इससे पहले कि विमला को कुछ बोलती कि विमला सुमन को पीछे हटाती है और अंदर चली जाती है। ये देखकर सुमन विमला से कहती है, अरे अरे ये क्या है विमला, तू किसी के घर अपने मर्जी से कैसे घुस के आ सकती है? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? ऐसे अच्छा लगता है क्या? कौन किसी के घर आता है इतनी धूप में? मैं अपने घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी तो मैंने यही सोचा कि तेरे घर आ जाऊं। तू भी तो अकेले ही बोर हो रही होगी तो बस मैं आ गई। अच्छा मेरे लिए एक ठंडा पानी ले आ, क्योंकि मैं धूप से आई हूँ। वाह, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से मुझे ही बोल रही है कि पानी लाऊं। पहले तो मुझे ये बता कि तू यहाँ क्यों आई है? तुझे पता है ना कि मैं दिन में सोती हूँ और जो नींद मुझे दिन में आती है वो रात में नहीं आती। तू क्यों इतना मुंह बना रही है? अरे मैं तो तेरी पड़ोसन हूँ, तू मुझसे ही ऐसे बोलती है। एक मैं ही तो हूँ जिसे तू अपने दिल की सारी बात बताती है। अगर तू अब मुझसे ही नहीं बोलेगी तो तू देख लियो, मैं कभी नहीं आऊंगी तेरे घर, फिर तू बोलती रह जाइयो।
अच्छा चल ठीक है, अब तू आ ही गई है तो क्या बोल सकती हूँ। वैसे आज मैं यहाँ किसी अच्छे काम से ही आई हूँ, जो तेरे भले की बात है। तू सुनेगी तो खुश हो जाएगी। ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊंगी? तू मेरा पीछा छोड़ रही है क्या? भगवान, मुझे पता था कि आप एक न एक दिन मेरी प्रार्थना जरूर सुन लोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना जल्दी मेरी प्रार्थना सुन लोगे। हाय विमला, तू चली जाएगी तो मुझे तेरी बड़ी याद आएगी, लेकिन मैं काम चला लूंगी। हो गया तेरा, अब मेरी बात सुन ले। मैं इसी मोहल्ले में रहने वाली हूँ, तो तुझे अब मुझे झेलना ही पड़ेगा। और मैं तुझे दूसरी बात ये बताने आई थी कि तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा, वैसे लड़की कैसी है, उसका परिवार कैसा है, लोग ठीक तो है ना, कहाँ के रहने वाले हैं? तुझे किसने बताया इस रिश्ते के बारे में? अभी तूने कुछ कहा तो नहीं है ना उन्हें? अभी मन में कोई और भी सवाल है तो पूछ ले। अरे हद होती है, एक साथ इतने सारे सवाल कौन पूछता है। लड़की अच्छी है, लड़की का परिवार अच्छा है, मेरी जान पहचान का है, उन्होंने तेरे बेटे को देखा है और उन्होंने सामने से रिश्ता भेजा है। तुझे दिक्कत क्या हो रही है? और हाँ, मैंने अभी तक उनको हाँ नहीं बोला है। अच्छा, तू जानती है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ही होगा, वो लोग भी ठीक ही होंगे। एक काम कर विमला, तू उनसे मुझे मिलवा दे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्या पता बात बन जाए और जल्दी से मेरा बेटा शादी कर ले। चल ठीक है, तू बोल रही है तो मैं उनसे मिलने की बात करती हूँ। अब तो मुझे पानी पिला दे। कुछ दिनों बाद विमला लड़के और लड़के वालों के परिवार वालों को मिला देती है और दोनों परिवार को एक दूसरे लोग काफी अच्छे लगते हैं और लगे हाथ शादी की तारीख भी तय करवा देते हैं। कुछ ही दिनों में रोहित की शादी मधु नाम की लड़की से हो जाती है। मधु शादी के बाद पूरा घर अच्छे से संभाल लेती है। सुमन भी अपनी बहू से काफी खुश थी। कुछ दिनों बाद मधु रसोई में खाना बना रही होती है और रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू के पीछे पीछे विमला फिर से घर आ जाती है। अरे सुमन, तेरे घर में इतनी अच्छी खुशबू किस बात की आ रही है? क्या बना है? देख, जो बना है वो मुझे दे दियो। मैं तो यहीं तेरे घर में बोरे बिस्तर लगाकर बैठ रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कि बहू क्या बना रही है रसोई में। मैं तो देखने के लिए गई थी, लेकिन बहू ने कहा कि बाद में आना। अब बताओ, मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैं तुझे क्या बताऊं। कोई बात नहीं, अब मैं इंतजार कर लेती हूँ। मधु बहू जो भी बना रही है वो जल्दी जल्दी ले आ, वरना धीरे धीरे पूरा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जो। कुछ देर के बाद मधु हाथों में पोहा और जलेबी लेकर आती है। अपनी सास और विमला को अलग अलग कटोरी में दे देती है। विमला जैसे ही पोहा जलेबी खाती है वो तो खो जाती है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। बहू, क्या खिला दिया है तूने? ये तो बहुत अच्छा है, मजा ही आ गया खाकर। बहू, मेरे लिए और ला देना। बहू, ये क्या है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। ये पोहा जलेबी है। मुझे पता है आप लोगों ने शायद पहली बार ही सुना होगा, लेकिन ये मेरी अलग रेसिपी है, मुझे ही आती है बनानी। अच्छी लगी ना आप दोनों को? हाँ, बहुत ज्यादा। विमला को मधु की पोहा जलेबी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उसके मुंह से स्वाद जा ही नहीं रहा था। इसलिए अब वो अक्सर किसी न किसी बहाने से वहाँ आ जाती है और जानबूझकर पोहा जलेबी ही बनवाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मधु मार्केट से सब्जियां लेकर बहुत थकी हुई घर जा रही होती है कि तभी गली में विमला मधु को रोक लेती है। अरे बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों आंटी जी, कुछ काम था क्या आपको? हाँ बहू, वो क्या है ना, मुझे पोहा और जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुझे बोल दूं कि तू मेरे लिए पोहा और जलेबी बना दे। आंटी जी, आपने कल ही तो मुझसे बनवाई थी ना पोहा जलेबी, आज फिर से? कल तो बीत गया ना, आज मेरा फिर से मन कर रहा है। देख, मैं तुझे और तेरी सास को अपना मानती हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए होता है या कुछ भी खाने का मन करता है तो मैं सीधा तेरे घर आ जाती हूँ। अगर तू मुझे मना करेगी तो तेरे घर आने में मुझे फिर शर्म आएगी। आप ऐसे मत कहिए आंटी जी, आपको पोहा जलेबी खानी है ना तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। आपने ही तो मेरी यहाँ शादी करवाई है, तो मैं आपके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। विमला का तो अब रोज का ही हो गया था। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुमन अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढ रही होती है, लेकिन मधु कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ये बहू कहाँ गई? जाने से पहले कहीं कुछ बताया भी नहीं। अब मैं कहाँ देखूं इसे? एक काम करती हूँ, विमला के घर जाती हूँ, क्या पता विमला ने ही उसे कहीं जाते हुए देखा हो। सुमन विमला के घर जाती है और वहाँ रसोई में मधु पोहा बना रही होती है और रसोई के बाहर विमला खड़ी थी। ये देखकर सुमन कहती है, अरे विमला, मेरी बहू यहाँ क्या कर रही है? मैं कब से इसे घर में देख रही थी। मैं ही लेकर आई थी तेरी बहू को। वो क्या है ना, मुझे पोहा और जलेबी खाने का बहुत मन था, तो उसे बहुत अच्छी पोहा और जलेबी बनाने आती है, तो बस इसलिए मैं उसे अपने घर ले आई। विमला, ये क्या है? तू हमेशा मेरी बहू से पोहा जलेबी ही बनवाती रहती है।
मुझे तो लगता है कि मेरी बहू नहीं बल्कि ये तेरी बहू है। सुमन को विमला पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी बहू को जल्दी ही वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद कभी भी विमला पोहा जलेबी खाने के लिए बोलती तो सुमन जानबूझकर पोहा जलेबी में कभी नमक डाल देती है तो कभी जानबूझकर मिर्ची डाल देती है। एक दिन विमला की पोहा जलेबी में ढेर सारी हरी मिर्च थी, जिसे खाने के बाद विमला को बहुत तीखा लगता है। उफ बहू, ये क्या खिला दिया तूने? जलेबी को जहर बना दिया तूने। हाय, कोई पानी लेकर आओ, कुछ लेके आओ, बहुत तीखा लग रहा है। मधु विमला को पानी और चीनी देती है। जब विमला का तीखापन कम होता है तो वो कहती है, बहू रहने दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आज के बाद पोहा जलेबी तो क्या, नॉर्मल जलेबी भी नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? इतनी अच्छी लग रही है क्या तुझे? रुक, मैं मधु को बोलती हूँ कि वो तेरे लिए और भी कुछ बना दे। यहाँ भी खा लियो और कुछ घर के लिए भी लेकर चली जाइयो। अरे मैंने छोड़ ही दिया है पोहा जलेबी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विमला उसके बाद से ही कभी भी पोहा जलेबी को नहीं खाती है और मधु और सुमन भी अब चैन की सांस लेते हैं। नीरजा की बहू भारती का रंग बहुत काला था, जिस वजह से हर कोई उसे धत्कार दिया करता था। भारती का पति नरेश भी उसे कुछ खास पसंद नहीं किया करता था, जिस वजह से भारती को कभी पत्नी सुख की प्राप्ति अच्छे से नहीं हुई थी। ऐसे ही एक दिन नरेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी भारती पीछे से अपने पति को हक कर लेती है और बोलती है, सुनिए जी, आज ऑफिस मत जाइए ना, भूल गए क्या आप? आज हमारी एनिवर्सरी है। आज के दिन आपकी और मेरी शादी हुई थी और आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं। आज के दिन तो कम से कम छुट्टी ले लीजिए और मुझसे प्यार जता लीजिए। दूर हटो मुझसे और दोबारा मुझसे चिपकने की कोशिश मत करना। आज के दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? पता नहीं मेरी किस्मत पे कौन से पत्थर पड़े हुए थे जो मैंने तुम्हें बिना देखे हाँ बोल दिया। अगर मैंने तुम्हें देखा होता ना तो कभी हाँ नहीं कहता। जी, काली दिखती हूँ तो क्या हो गया? हूँ तो आपकी पत्नी ही ना। आपके प्यार पर, आप पर पूरा पूरा हक है मुझे। आप मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। जो प्यार मैं आपसे चाहती हूँ वो तो आपको देना ही पड़ेगा मुझे। बिल्कुल भी नहीं। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ ना तो ऐसा लगता है किसी अफ्रीकन के पास ना रोमांस करने जा रहा हूँ मैं। तुमसे प्यार जताने से अच्छा है ना मैं जीवन भर संन्यास ले लूं। इतना कहकर नरेश गुस्से में अपना ऑफिस बैग उठाकर घर से निकल जाता है। भारती को उसकी कही हुई बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने हाथ मसलते हुए बोलती है, मैं काली हूँ तो क्या, मुझे प्यार मिलने का या प्यार करने को कोई हक नहीं है क्या? मेरे पति को क्या लगता है कि अगर वो मुझे खुश नहीं रख सकता तो क्या मैं अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकती? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। औरत काली हो या गोरी, औरत औरत ही होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक औरत हासिल ना कर सके, फिर चाहे वो प्यार से करे या गुस्से से करे या फिर अपने हुस्न के बलबूते पर करे। अगले ही दिन से भारती अपना पहनावा बदलकर खुद को एक मॉडर्न अवतार दे देती है और वह डीप नेक वाले ब्लाउज पहनने लगती है और अपनी स्किन टोन के हिसाब से बढ़िया सा मेकअप करने लगती है। साथ ही वह हर दिन डाइट और एक्सरसाइज करके अपने फिगर को एकदम सेक्सी बना लेती है। अपनी बहू के इस बदलते अवतार को देखकर भारती की सास उससे बोलती है, अरे बहू, क्या बात है, इस उम्र में तुझे जवानी फूट रही है तो क्या रोज रोज ये मॉडर्न बहू की तरह तैयार हो जाती है? अपनी भूख मिटाने के लिए। ओ, मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को खुश रखने के लिए। वैसे भी आपका बेटा तो मुझे खुश रख नहीं पाता है, तो मुझे खुद को खुश रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं वही करूंगी जो बेहतर होगा और आप मेरे मामलों में ज्यादा दखलंदाजी ना कीजिए। इतना कहकर भारती अपनी कमर मटकाती वहां से चली जाती है। अब काला रंग होने के बावजूद भी जो कोई भारती का सेक्सी फिगर और उसके कपड़े पहनने का अंदाज देखता तो अच्छे खासे लड़कों और आदमियों की उसे देखकर लार टपकने लगती थी। ऐसे ही एक दिन भारती के पड़ोस में रहने वाला उमेश नाम का लड़का उससे बोलता है, का भाभी जी, आपकी बरखाती कमर तो चढ़ती जवानी है, हुस्न तो ऐसा है जैसे कि आग लगा देगा। अरे का फिकर बनाई हो आप? अरे कौन सी बला हो? अरे बहुत खूबसूरत हो। अरे किस पे कहर बरसाने जा रही हो?
अभी तक तो किसी पर नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। अरे सच कह रही हो का भाभी जी? अरे हम तो बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे बस आप हाँ तो कीजिए। कल शाम को मिलते हैं। वो जो पतली वाली गली में कैफेटेरिया है ना, वहीं पर बताती हूँ मेरी हाँ है या ना। इतना कहकर भारती उमेश की गालों पर प्यार से हाथ फिराती है और वहां से चली जाती है। भारती का जवाब सुनकर उमेश के दिल में दिवाली के पटाखे फूट जाते हैं। अगले दिन उमेश अच्छे से रेडी होकर भारती को मिलने के लिए पतली गली वाले कैफेटेरिया में चला जाता है, जहां भारती उमेश से बोलती है। तो बताइए फिर क्या विचार है आपका? विचार तो वही है पुराना, बस आपका हाँ का इंतजार है। आप कहे तो हमारा घर खाली है। वो का है ना, हमारे मम्मी पापा तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अगर आप चाहें तो आपको प्यार की यात्रा पर ले जा सकते हैं। क्या बोलती हैं जी? इसी यात्रा की तो मैं भूखी बैठी हूँ कब से। सुटेबल टाइम मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती। ये लो मेरा नंबर, कॉल मी बाय। इतना कहकर भारती उमेश को एक फ्लाइंग किस देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन उमेश सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग भारती के फोन पर मैसेज कर देता है। भारती नीरजा को मार्केट का बहाना बोलकर उमेश के घर चली जाती है, जहां वह उमेश के साथ खूब सारे मजे करती है और अपने एंजॉयमेंट को पूरा करती है। और उसके बाद वह अपनी साड़ी को सही करती है। तभी उमेश बोलता है, अब भाभी जी अब मजा आ गया। सच में आप तो कमाल है, कमाल। अगर तुम इस माल पर रोज कमाल करना चाहते हो ना, तो इस बात को अपने पेट में ही रखना, वरना बवाल हो जाएगा। अरे जो आप बोलेंगी ना, हम तो करने को तैयार है। बस आप आते जाते रहा कीजिए। अरे जन्नत की सैर हो जाती है। अरे क्या मजा आता है, क्या ही बताएं। शाम ढल जाती है और भारती अपने घर पहुंचती है, जहां नीरजा उससे कई तरीके के सवाल करती है, पर भारती उसकी बातों का जवाब नहीं देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब उमेश की तरह भारती और भी कई आसपास के लड़कों और मर्दों के साथ यूं ही चक्कर चलाकर अपने अंदर की भूख मिटाने लगती है। आसपास के लोग भारती के इस रवैये को देखकर नीरजा और नरेश को उसके खिलाफ कई बातें बोलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब भारती तैयार होकर जा रही होती है, तभी नीरजा उसे रोकते हुए बोलती है, बहू तू रोज रोज ये तैयार होकर कहाँ जाती है? घूमने फिरने जाती हूँ। आपको कोई दिक्कत है? मुझे सब पता है। तेरे चाल चलन आजकल मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। आसपास के लोग तेरे बारे में बातें बना रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। देख बहू, किसी के घर की इज्जत है तू, इसलिए ऐसे काम मत करियो जिससे किसी के घर की इज्जत खराब हो। अगर तू कुछ गलत कर रही है तो उसे यहीं रोक दे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। मैं कुछ भी करूँ, मेरी जिंदगी है। आप लोग होते कौन हो? आपने तो हमेशा ही मुझे दुख और ताने दिए हैं, इसलिए मुझे जहाँ सुख मिलेगा मैं वहीं जाऊंगी। इतना कहकर भारती अपने कमरे में चली जाती है, पर भारती की भूख अब भी शांत नहीं होती है। ऐसे ही एक दिन भारती के फोन पर उमेश का फोन आता है और उमेश उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। भारती रेडी होकर उमेश के घर चली जाती है, पर इस बार नीरजा और नरेश उसका पीछा करते हुए उमेश के घर चले जाते हैं। भारती घर के अंदर जाकर गेट बंद कर लेती है, पर तभी नरेश की नजर उमेश के घर की खुली हुई खिड़की पर जाती है, जिसके जरिए उमेश पहले अपनी माँ को और फिर खुद को बड़ी ही सावधानी से घर के अंदर ले जाता है। तभी नरेश को उमेश के कमरे में से भारती और उसके हंसने की आवाज आती है। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। नरेश धीरे से अंदर झांक कर देखता है तो बिस्तर पर बिना कपड़े के खुद को चादर में लपेटे एक दूसरे की बाहों में उमेश और भारती लेटे हुए थे। तभी भारती बोलती है, मेरे पति को तो मेरी जरा भी कदर नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। उसे क्या लगा था वो मुझे प्यार के लिए तड़पाता रहेगा। जो मैं चीज चाहती हूँ ना वो मुझे नहीं देगा तो क्या मैं उस चीज के लिए तड़पती रह जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी उसने प्यार से मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझे समझने की कोशिश नहीं करी।
लेकिन अब मुझे ना उसका इंतजार है और ना किसी और का। मैं अपनी जिंदगी में अपनी भूख को ऐसे ही मिटाती रहूंगी, कभी तुम्हारे साथ तो कभी किसी और के साथ। भारती की बातें सुनकर नरेश दरवाजा खोल देता है। यह देखकर नरेश बोलता है, बस करो, इस शर्म के पर्दे को उतार के फेंक दो। ये जो शर्म तुम्हारी आंखों में बची नहीं है ना, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूं और सुन चुका हूं। उसके बाद भी ये चादर का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। शर्म तो आई नहीं तुम लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिर सकती हो। तुमने कभी सोचा है कि समाज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी अब? हे राम, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि मेरी बहू कुछ गलत कर रही है, लेकिन कुछ ऐसा कर रही है इस बात का तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। ऐसा कुछ देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं आ गई, मेरी आंखों की रोशनी क्यों नहीं छिन गई। ओ अच्छा, ये बात कभी आपने अपने बेटे को क्यों नहीं कही, जिसने हमेशा ही मुझे बस एक बेकार सामान जैसा समझा। मैं हमेशा उनके आगे पीछे घूमती रही ताकि वो मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। उनका हर कड़वा बोल, हर एक चीज को हंसते हंसते सहती रही, यही सोचकर कि वो मेरे पति हैं और मुझे हमेशा उन्हीं का साथ रहना है। मुझे मिला क्या? बस ताने, वो भी अपने रंग को लेकर। जो मैं प्यार अपने पति से चाहती थी वो उन्होंने मुझे कभी दिया नहीं। क्या इस चीज के लिए आप अपने बेटे को एक बार भी कुछ नहीं कहेंगी? अगर आज मैं गलत हुई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की वजह से। इसलिए अगर किसी को डांटना है ना तो उसे बोलिए। और वैसे भी मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। भारती की बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बात हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। किसी के भी संभालने से कुछ नहीं होने वाला था। कुछ दिन बाद भारती तलाक देकर हमेशा के लिए नरेश से अलग हो जाती है और यूं ही अपना जीवन बिता देती है।